हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की हमारी जो वीडियो है वो मोटिवेशनल रहने वाली है। वो किसी प्रकार के किसी टॉपिक से संबंधित नहीं है, सिर्फ आपका जो एस्टेट लेवल का जो मोटिवेशन है उसे ही बढ़ाना आज की इस वीडियो का मकसद है। क्योंकि पता नहीं बच्चे एस्टेट से क्यों ज़्यादा इतने हताश हो जाते हैं कि एस्टेट क्यों पास नहीं हो पाता। इतना बड़ा खौफ बच्चों के अंदर भरा हुआ है एस्टेट को लेकर। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर एस्टेट की तैयारी करते हैं तो एस्टेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जो आप अदर अदर जो आपको इधर उधर से पढ़ लिया, लीनियर क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो इस तरीके से तो भाई आपका एस्टेट निकलने वाला है नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एस्टेट में आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अभी जो है पिछली बार की अगर हम बात करें तो हमारा एस्टेट हुआ था 3 और 4 दिसंबर को था। और अभी इस साल की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी कोई निश्चित हमारे पास डेट इसकी आई भी नहीं है। तो अगर हम मान के चले कि नवंबर लास्ट में आपका एस्टेट हो सकता है या दिसंबर फर्स्ट में आपका एस्टेट हो सकता है, तो अभी आपके पास कम पूरे पूरे 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने आपके पास हैं, 2 मंथ यानी कि आपके पास 60 डेज हैं। और 60 डेज की आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें 60 डेज में एस्टेट की तैयारी किस प्रकार से करनी है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, ये सभी कॉमन पार्ट वालों के लिए भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर। और आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, अनावश्यक आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको वही पढ़ना है। मेरी वीडियो को आप अंत तक ध्यान से सुने, केवल आपको वही पढ़ना है। बहुत अनुभव है मेरा एस्टेट के बारे में, आपको बता रही हूँ। 4 बार एस्टेट क्लियर है, 2 बार दिया ही मैंने, 2 बार पीजीटी क्वालिफाई है, 2 बार टीजीटी क्वालिफाई है। और इतनी उम्मीद है कि अगर अब भी दूँ, एक बार और भी भरूँ फॉर्म तो हो जाएगा। लेकिन मैं 1000 रुपये फीस को देखते हुए कभी भी दोबारा से मैं एस्टेट का फॉर्म नहीं भरती। 2016 में मेरा क्लियर हुआ, जब मैंने सोचा कि अब इसकी वैलिडिटी कह रहे हैं 5 साल है, तो 21 में मुझे लगा कि मेरा एक्सपायर होने वाला है। मैंने फिर से 21 में दिया और मेरा फिर से टीजीटी पीजीटी दोनों क्लियर हो गए। इस बीच में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो देखना, इतने साल का गैप होने के बावजूद भी अगर मेरा एस्टेट पास हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। तो बने रहिए हमारे साथ कि आपको किस प्रकार से एस्टेट आपको क्लियर करना है, इसका खौफ आपको अपने दिमाग से किस प्रकार से हटाना है और किस विषय पर आपको कितना ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास टाइम कितना है। हमारे पास टाइम है 2 महीने, यानी कि हम कह सकते हैं 60 दिन। 60 दिन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस, यानी कि आपको 60 में से अभी से अगर आप तैयारी करनी शुरू करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के 15 या 20 दिन बचते हैं तब तैयारी शुरू करते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत करें, और 15 दिन में वो अजल्ट पजल्ट बनकर ही रह जाते हैं। तो जो बच्चा पहले से तैयारी करेगा, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, अगर नहीं भी कर रखी है, अगर वो आज से अपनी तैयारी की शुरू करता है तो इन 60 दिन के दौरान वो अपने एस्टेट को क्वालिफाई कर लेगा। अब बनिए हमारे साथ किस प्रकार से वो अपना एस्टेट क्वालिफाई कर सकता है। 60 डेज हैं आपके पास। अब देखिए अपनी स्ट्रेटजी आपको किस प्रकार से बनानी है। 60 डेज हैं हमारे पास, 2 महीने हैं पूरे पूरे। आपको पढ़ना कितना है, आपका जो पेपर है, जो आपका पेपर आता है, आपका कितने मार्क्स का आता है, आपका आता है 150 का आपका कुल कुल जो है 150 नंबर का आपका एस्टेट आता है। और आपका लेने कितने होते हैं, उसमें आपका क्वालिफाई करना है, आपको 90 नंबर लेने हैं। अगर आप जर्नल में हैं या अदर कैटेगरीज में हैं। जो हैंडीकैप हैं और जो एससी वगैरह में हैं उनका हो जाता है 82 या 83, मान लो आप 83 में उनका क्वालिफाई हो जाता है, तो उनको इतने लेने हैं। और जो जर्नल में हैं, बीसीए बीसीबी में हैं या अदर स्टेट से हैं, उनको लेने होते हैं 90 मार्क्स। तो यानी कि 60% में आपका एस्टेट क्वालिफाई होता है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है,
जो हमारा 150 मार्क्स है वो किस प्रकार से टूटा हुआ होता है। आपका होता है 60 तो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 60 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट आता है, जैसे कोई बच्चा हिंदी से है, कोई इंग्लिश से है, और 90 नंबर का जो है आपका कॉमन पार्ट आता है। अब कॉमन पार्ट को एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम अपने सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और हमारा सीडी ये जो 90 नंबर वाला है, कॉमन पार्ट के लिए है, वीडियो सभी के लिए मोटिवेशन होगी, आप सभी इसे देख सकते हैं। ये नहीं कि हिंदी का चैनल है तो केवल हिंदी वाले ही देखें। तो देख लेते हैं कि कॉमन पार्ट 90 में क्या क्या आते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि एस्टेट में क्या क्या आता है। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सीडीपी आती है, कॉमन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो आपकी 30 मार्क्स की आती है। भाई बच्चे इसमें इतने परेशान होते हैं, और मैं ये कहती हूँ कि एस्टेट सीडीपी का जो लेवल है प्रश्नों का वो कुछ भी नहीं है, अगर आप इस सिलेबस के अंदर घूम फिर जाते हैं तो। देखो सीडीपी तो मैंने अभी अपना चैनल पे कोई पढ़ाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि देश भर के चैनल बने हुए हैं सीडी पर पढ़ाने वाले भी। आप देखना 30 नंबर में आपका मोटा मोटा, एक तो एक बच्चों को सिलेबस ही समझ में नहीं आता, लर्निंग है आपको, दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है मेंटल हेल्थ एंड मैकेनिज्म, कुछ इस तरीके के आपके इसमें आते हैं। अब टोटल ही खेल पूरी सीडीपी में इस चीज़ का रह जाता है। लर्निंग का मतलब है कि बच्चा सीखेगा कैसे। भाई सीखेगा कैसे, या तो वो व्यवहार से सीखेगा, व्यवहार से, या फिर किससे सीखेगा, अपने संज्ञान लेकर, यानी कि अपने दिमाग से, यानी कि कॉग्निटिव तरीके से सीखेगा। तो एक तो मैं ये कहूँगी कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, वो इसको एक तो सबसे पहली ही शर्त मैं ये बताती हूँ एस्टेट पास करने के लिए, कि इन हिंदी में आप अक्षरों को दिमाग में ना रखें। सीडीपी जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश के शब्दों पर ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड आपको एज इट इज़ पेपर में रखा हुआ मिलता है, और हिंदी के लिए हर, क्योंकि ये इसे ट्रांसलेटर से लेते हैं, तो कभी कुछ वर्ड शब्द दिखा देता है और कभी कुछ, और बच्चे वहाँ जाकर पजल्ड हो जाते हैं। तो एक तो सबसे मेन कारण ये है कि सीडीपी वो हिंदी वाले बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे कर लेते हैं। तो लर्निंग आपने आप कौन सी दो चीज़ों से सीखेगा, एक तो मैंने कहा कि व्यवहार से सीखेगा, दूसरा कोग्निटिव से सीखेगा। तो अब लर्निंग की जो थ्योरीज दी हैं, किस किस ने दी हैं, मेन किस किस की बात आती है, मैं देखो ज़्यादा डीप नहीं बताऊं क्योंकि मोटिवेशन वीडियो है ये हमारी, यहाँ हम पढ़ा नहीं रहे हैं सीडीपी। तो इसके अंदर आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, स्किनर को पढ़ लेना, और जो लर्निंग के अंदर बता रही हूँ, कोफका कोला वर्दीमियर है, उनकी थ्योरी है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का, उसे ढंग से पढ़ लेना, और स्किनर पढ़ लेना, पावलाव पढ़ लेना, और वो और कौन रह गया इसमें, ये 3-4 थ्योरियाँ ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। थॉर्नडाइक है, पावलाव है, थॉर्नडाइक है, और स्किनर है, और ये 3-4 ही हैं इसमें मेन, तो आप इन्हें पढ़ लेना। इसमें कौन सा व्यवहारवादी है पहले ये छांट लो कि कौन सा व्यवहारवादी है और कौन सा संज्ञानात्मक है। अगर आपको इतना पता चल जाता है तो तुरंत ही आप 1 नंबर तो यहीं से आप गेन कर लेते हैं। 2 और 3 क्वेश्चन और भी सोल्व करने में आपको आसानी होती है कि लर्निंग में व्यवहारवाद से सीख, जैसे स्किनर है, थॉर्नडाइक है, ये क्या है, हमारे व्यवहारवादी हैं। और जो गेस्टाल्ट की बात करें, जिसने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था, वो संज्ञान लेकर सीखता है। उसका जो चिंपैंजी होता है, जो सुल्तान होता है, वो अपने दिमाग से केले उतारता है। तो इस तरीके से आपको छांटना है। ये मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और भी एक वीडियो बनाकर अच्छे से बता दूंगी। उसके बाद कर लेते हैं हम डेवलपमेंट की। अब भाई एक आदमी, एक बच्चा आपके सामने खड़ा है, उसका डेवलपमेंट होगा कितने तरीके से होगा, कुछ भी तो नहीं है, इसमें पजल्ड हो जाते हैं। एक तो बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होगा, एक शारीरिक डेवलपमेंट होगा, एक बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होगा, और एक बच्चा का भाषा का डेवलपमेंट होगा, और एक बच्चे का नैतिक विकास होगा। तो ये आपके पास मोटे मोटे बता रही हूँ मैं आपको, भाषा है, नैतिक विकास है, और शारीरिक है, मानसिक है। अब मानसिक में तो वही कोग्नेटिव वाले आ जाएंगे सारे आपके, जीन प्याजे है ये कोग्नेटिव में आ जाएगा। मोरल डेवलपमेंट में आपकी 2-3 थ्योरी हैं, कोफका कोलर है, नहीं सॉरी,
इसमें मोरल डेवलपमेंट में आपका कोहलबर्ग है, जीन पियाजे है, हेमिंग हस्ट है, आपको ये 3 थ्योरी पढ़नी है। भाषा में आपके नॉन चोमेस की है, वाइगोस की है, आपको ये इतना सही पढ़ना है। शारीरिक में आपको ये पढ़ना है कि कौन से लेवल पे कितने दांत, कितनी हड्डियाँ, क्या कितनी ग्रोथ हो जाती है, वो पढ़ना है। और मानसिक में आप जीन पियाजे पढ़ लेते हो, आपको सब कुछ ही समझ में आ जाएगा। और अगर शारीरिक डेवलपमेंट है, मानसिक डेवलपमेंट है, भाषा का डेवलपमेंट है, फिर भी पता नहीं इसको कौन कौन सा वो है। तीसरे पार्ट में हम मोटे मोटे तौर पर मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं बात कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ एंड मैकेनिज्म, कि ये जब बच्चा जो लर्निंग करेगा और जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो कुछ शारीरिक परेशानियाँ आती हैं जो बच्चे को मतलब डेवलपमेंट नहीं करने देती हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसे आप पढ़ेंगे तो ये था आपका सीडीपी का। आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपका होता है 15 नंबर के जो कॉमन पार्ट की हिंदी आती है, जो अक्सर सबके पसीने छुटाती है। अब बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। 15 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें आपको क्या पढ़ना है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर, सच्ची बता रही हूँ कि आप पेपर में सीधा ऑप्शन देखते ही कहेंगे कि यस मैम, यही तो प्रश्न आया था, हमने यही तो नहीं पढ़ा था। आपको सबसे पहले हिंदी को जो सोल्व करना है, आपको हिंदी के जो 15 नंबर लेने हैं या आपको सीडीपी के 15 नंबर लेने हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको ये अपनानी है कि क्या करना है आपको। जो पुराने 4-5 मैं अपना जो मैंने अपनाया था वो बता रही हूँ मैं आपको। आप पुराने ओल्ड ओल्ड जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, 3-4 क्वेश्चन पेपर को आप उठा लीजिएगा और उसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको सोल्व करते जाइए। और आपको लगा कि अरे, आपको 30 क्वेश्चन सीडीपी के सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से देखना, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और बार बार उन्हीं क्वेश्चन उसी टॉपिक से प्रश्न उठाया जा रहा है। तो एक तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आपको सोल्व 3 या 4 पेपर ले लेना आप कम से कम, चाहे उनके प्रिंट आउट निकाल कर। अगर आप फोन में ही देखेंगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। फोन में कभी भी आप फोन में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि पिछले साल क्या पूछा था और इस साल क्या पूछा है। आपको क्या करना है, 3 या 4 साल के क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन पार्ट के आप निकाल के रख लो। सब्जेक्ट का तो आप फोन पे भी देख लोगे, ठीक है। आपके सामने रख लिया, आप सोल्व करते गए। सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। और अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं और भी डाल दूंगी। मेरे पास सबकी मैंने प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर रख रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद उनसे पढ़ा था और मुझे एक एक टॉपिक के बारे में पड़ेगा कि यार इसी में से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आप पढ़ ले, मान लो कोलबर्ग पढ़ रहे हैं तो कोलबर्ग में आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, वो कितना ही पूछता है। एक तो कोलबर्ग की आपको थ्योरी पता होना चाहिए, 6 उसकी 3 स्तर हैं और 6 उसकी अवस्थाएं हैं और हर अवस्था में क्या कहा गया है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इतनी सारी मार्केट में बुक आई हुई है, आप सब वो जो पेड कोर्स भी लेके बैठे रहते हो फिर भी पता नहीं क्यों नहीं होता। आपको इतना पढ़ना है, सीधा आपको मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में शब्दों पर ध्यान दीजिए आप, ताकि आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके और गलत ना कर सके। तो सबसे स्ट्रेटजी का पहला पार्ट यही था कि आप पुराने जो 90 नंबर का जो कॉमन पार्ट है उसका आप क्या ले लीजिएगा, एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और अपने सामने रखिएगा और फिर क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा और साथ में आप आंसर की भी डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हुआ। ठीक उसी प्रकार से उसमें आपकी हिंदी भी आ जाएगी जब आप प्रिंट आउट लेंगे। फिर आप देखना क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, संज्ञा से पूछते हैं। मैं बताती हूँ संज्ञा में से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। संज्ञा में से आपसे और कुछ भी नहीं पूछेंगे, संज्ञा में से ये पूछेंगे कि ये एक लाइन दे देंगे कि आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद एक नाम है, बच्चा वहीं पर पजल्ड हो जाता है कि जयचंद क्या है, जयचंद क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक लगाएं या जातिवाचक लगाएं। अरे, जयचंद एक देशद्रोही व्यक्ति था, तो जयचंद यहाँ पर हम एक आदमी की बात कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक था। आज हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो एक तो बहुवचन हो गया, वो सभी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि जयचंदों की कमी नहीं है। भाई बहुत सारे जयचंद पैदा हो रहे, तो ये पूरी जाति को यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ से संज्ञा में तो इस तरीके से पूछा जाता है। और सरनाम में आपको क्या दिक्कत है, 11 ही तो सरनाम है, 11 सरनाम का खेल आपको समझ में नहीं आया अभी तक। तो
कि जो, यहाँ वहाँ, कहाँ, यहाँ वहाँ, जो, सो, कौन, क्या, कुछ। तो ये तो आपके सर्वनाम 11 का यही तो आपको पढ़ना है। सर्वनाम में ज़्यादातर क्वेश्चन निश्चित सर्वनाम से पूछा जाता है। मैं आपको जब करवाऊंगी यहाँ पर अपने चैनल पर आपको बताऊंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे विशेषण पूछा जाता है और एक क्रिया विशेषण पूछा जाता है। फिर क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैं अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, नहीं तो क्वेश्चन वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारी मोटिवेशन है, एक और वीडियो बनाकर डालूंगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का बता दिया मैंने। क्रिया विशेषण से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं और उनके भेद रट लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो अभ्यास के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, आपको 10-15 क्वेश्चन जो भी आप टॉपिक पढ़े उसके 10-15 क्वेश्चन जरूर सोल्व करें। देखना आपका हाथ जम जाएगा और आपका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। विशेषण पर आ गए हैं हम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्रिया इतनी आसान है, सकर्मक और अकर्मक इतना अच्छा आपको जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अच्छा, सकर्मक के और अकर्मक के अलावा कुछ अन्य संयुक्त क्रियाएं हैं। एक क्रियार्थक है। क्रियार्थक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहां से एक क्रियार्थक, वहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है। और एक वाच्य से भी एक क्वेश्चन आता है, जो कि टॉपिक है मात्र वाच्य। अगर आप मात्र 5 मिनट का टॉपिक है आपसे, एक कर्ता है, एक कर्म है, एक भाववाचक है। और भाववाचक से ही ज्यादा पूछा जाता है। भाववाचक में नहीं का बोध ज्यादातर होता है कि मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे ये खाया नहीं जाता, उससे जाया नहीं जाता, इस टाइप का होता है। ये एक वाच्य का क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखना सबसे ज़्यादा पसीने छुड़ाने वाले टॉपिक आते हैं भाई, उसमें आती है आपकी संधि। संधि, एक आता है समास। तो संधि, समास, ये उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। इसमें मैं आपको कहती हूँ कि चाहे आप 10 वीडियो देखें, चाहे 50 जगह आप कोचिंग ज्वाइन कर ले, आप इन क्वेश्चनों को जब तक सोल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर नहीं देख लेते कि किस प्रकार के पूछे जाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने 2022 में स्टेट का पेपर दिया, मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया और उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक तो शुद्धिकरण करना था और एक उपसर्ग वाला था। उसमें पूछ रखा था कि एक तो व्याधि था, देखो मुझे आज भी याद है, एक व्युत्पत्ति था और एक वैश्वनासिक, कुछ इस तरीके से था। तो 3 ऑप्शन भाई मैंने सोल्व किए प्रीवियस ईयर के, और अगली बार जब मैं पेपर में बैठी तो इसी में से यही रखा था और एक दूसरा ऑप्शन रखा था। 2 क्वेश्चन मेरे जाते ही सोल्व हो गए। और तीसरा एक शुद्धिकरण का था, जो पिछली बार पूछा था, सेम टू सेम उसी तरीके का अगली बार रखा था। तो एस्टेट को पास करने का रामबाण है कि आप ज़्यादा वीडियो देखने की बजाय, ज़्यादा बुक्स में पढ़ने की बजाय आप प्रैक्टिस कीजिए, पिछले क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने समास तो आपको पढ़ा दिए हैं, अब मेरी आप वीडियो को देखकर, समास की वीडियो को देखकर फिर आप पिछले पेपर उठाना और फिर देखना कि यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ सीधा सीधा। और अब एस्टेट वाला बहुत ज़्यादा समझदार हो रहा है, केवल शब्द देखकर आपसे प्रश्न नहीं पूछता, आपसे ये भी पूछ लेता है। जैसे मैंने कल थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ाया था, उसमें से भी क्वेश्चन बना के आपको दे देता है। तो संधि, अभी हमने तो अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ मैंने श्रुति सम भिन्नार्थक डाल रखे हैं और कुछ समानार्थी शब्द भी डाल रखे हैं। कुछ वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, सम्मान भी डाल रखे हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कवि को, किस लेखक को, किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला। ये सब मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो 15 नंबर की हिंदी की हम बात कर रहे थे। मैं अपने चैनल की तरफ कम जा रही हूँ, ये मोटिवेशन वीडियो है सभी के लिए। हिंदी में मैंने बताया उपसर्ग प्रत्यय। अब आती है, एक क्वेश्चन पूछते हैं तत्सम तद्भव में, पता नहीं इसमें क्यों ही पजल्ड होते हैं। देखो कोई एक आध रेयर क्वेश्चन होता है जो गलत हो जाता है। तो तत्सम वाले और तद्भव ये क्वेश्चन पूछाते हैं। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों आ गई। अब तद्भव है जो अपना रूप बदल कर हिंदी में आए हैं। अब तत्सम में कैसे पहचान करोगे भाई, जो क्लिष्ट शब्द है, जो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, जैसे कि ये वाले श हैं, तीनों श हैं, ऊपर रै लगा हुआ है और री है, और इस तरह के आधे अक्षर आ रहे हैं, ऊपर नीचे री लगी हुई है। मैं पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, सारे तत्सम होते हैं। तो ये थे हमारे, ये इस तरीके का पूछा जाता है। रीजनिंग और हिंदी के बारे में मुझे कोई ज़्यादा
इसके बारे में नॉलेज है नहीं। अब अपने 60 नंबर के उस पे आ जाइए, बात कर लेते हैं हिंदी का आपका ये सिलेबस है जो 60 मार्क्स का आने वाला है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब ये जो 3 टॉपिक है, आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल, भाई जो समय बीत चुका है उसमें आपके को एक भी क्वेश्चन का हेर फेर होने वाला नहीं है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक में तो अब तक जो चल रहा है उसमें और भी जुड़ते रहते हैं, लेकिन इतना टफ नहीं पूछते हैं। आपको नाटक, कहानी, उपन्यास में से आपको रचनाएं याद करनी है और जो कोई भी एक बुक उठा लो और सीक्वेंस से उसकी पढ़ाई कर लो, जितना उस बुक में दिया गया है, चाहे 1 पेज हो चाहे 2 पेज हो। आधुनिक काल की बात कर रही हूँ, उसमें चाहे आपके उपन्यास दे दिया, उपन्यास के 2 पेज दे दिए, उसके अंतर्गत जिस जिस कवि का जितना दिया है आप उससे पढ़ सकते हो, आपके लिए उतना ही सफिशियंट है। अगर उससे बाहर ज़्यादा आप जाओगे तो फिर वो नेट लेवल का आ जाता है, फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप उतना पढ़ लीजिए। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल। आदिकाल मैंने पूरा का पूरा अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ में जो मैंने आपको बता रखी है कि आप एक बुक को फॉलो कीजिए, बुक में से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं इसके ऑब्जेक्टिव और करवाने वाली हूँ। फिर आता है भक्तिकाल, 3 पेज का सारा भक्तिकाल है। भक्तिकाल को आप 2 भागों में, एक तो निर्गुण और सगुण, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, तो ये 4 पार्ट में बांट के पढ़ना है। 4 पेज की आप लगा लीजिए, यानी कि 4 दिन में आपका भक्तिकाल हो जाएगा, 3 दिन में आपका आदिकाल हो जाएगा और 3 दिन का आप रीतिकाल लगा लीजिए। 3 दिन का रीतिकाल है भी नहीं। मैं आपको इस तरीके की रचनाएं दूंगी, बिल्कुल पूरे मेरे पास नोट्स बने पड़े हैं। और आधुनिक काल आप 10 दिन या आप 2 दिन नाटक, 2 दिन कहानी, 2 दिन उपन्यास, 2 दिन निबंध, 8 दिन हो गए। 4 टॉपिक है ये। और जो छोटे मोटे टॉपिक आप 10 दिन ले लीजिए, आप 12 दिन के लिए ये ले लीजिएगा। और ये कितने दिए मैंने आपको, 4 दिन ले लेना, 12 और 4 16, 3 दिन इसको दे दो 19 और 3 दिन इसको दे दो 20 21 22, 22 दिन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 8 दिन बच जाते हैं। अगर 1 महीने भी आप लिटरेचर की तैयारी करते हो, अभी आपके पास पूरे 2 महीने पड़े हैं, आपके पास बचते हैं 8 दिन। 8 दिन में मैं यही सलाह दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए, बुक से कीजिए। नेट पे आप यूट्यूब पे क्या करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। अगर आपका किसी का इंटरेस्ट यूट्यूब से, तो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो और वो आप बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के दे दी है। और हिंदी में कहाँ से क्या प्रश्न आता है वो भी आपको बता दिया है। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यही आपको सलाह दूंगी कि जिस तरह से आप कॉमन पार्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसी प्रकार से आप अपने सब्जेक्टिव के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन 60 प्रश्नों को सोल्व करके दीजिए। जब आप 3 पेपर सोल्व कर लोगे, वो 3 पेपर आपको कब सोल्व करने हैं, पहले आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पहले आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं और मोटा आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने बैठेंगे। लेकिन हिंदी को आप साथ साथ कर सकते हो। जहाँ पर आपको दिक्कत आए, जो कॉमन पार्ट वाली हिंदी है, आप वहीं से टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दें। तो ये थी आज की हमारी मोटिवेशन वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करना। धन्यवाद।